फाइलिंग करेंगे ITR 4 की। बट सबसे पहले कोई भी ITR फाइल करनी है आपको, ITR 1 2 3 4 5 6 7 जो भी फाइलिंग करना है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी होती है, आपको AIS रिपोर्ट एंड 26ES डाउनलोड करनी होती है। तो 26ES के लिए आपको ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स फाइल। यहाँ पे आने के बाद आपको फॉर्म 26ES जो है शो हो रहा है, उसको क्लिक करना है। आपको ट्रेसेस की वेबसाइट पे चले जाएगा एंड आपको यहाँ पे यस करके व्यू टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है एंड असेसमेंट ईयर सेलेक्शन करना है 25 26 एंड व्यू एस HTML करना है। ठीक है, HTML करेंगे तो आपको यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा एंड आपको जो भी डिटेल्स आपके TDS के या फिर सैलरी के होंगे सारे यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट एज PDF पे कर लेना है। ठीक है, एक्सपोर्ट PDF करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइल आपका डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे 26ES किस तरह से दिखता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैलरी एंड जो भी बाकी TDS कटा होगा अदर देन सैलरी के, तो सारे यहाँ पे शो होगा आपको। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए आपको बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको AIS रिपोर्ट भी देखना है। यहाँ पे AIS का ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड पे करना है। आपको दूसरे पोर्टल में, कंप्लायंस वाले पोर्टल में आ जाएगा एंड AIS रिपोर्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको दो टाइप की रिपोर्ट है, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो पहले वाला ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, आपका डिविडेंड दिख रहा है एंड इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट दिख रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ITR 4 कैसे फाइलिंग की जाती है, और हम लोग फर्स्ट टू एंड लाइव फाइलिंग करेंगे, जो कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत तरीके से फाइल की जाती है। सारा हम लोग डिटेल्स में समझेंगे एंड फाइलिंग भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। हु कैन फाइल ITR 4। ठीक है, हु कैन फाइल। अब सबसे पहले ITR 4 फाइलिंग करने के लिए हमें रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, NRI वगैरह नहीं होना चाहिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होनी चाहिए, फार्म्स होनी चाहिए एक्सक्लूडिंग LLP। जो कि LLP होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, जो MCA से रजिस्टर्ड होते हैं। ये सारे फार्म्स के लिए ITR 4 नहीं है, सिर्फ फार्म्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD 44ADA एंड 44AE। ये जो टैक्सेशन स्कीम है, तीन स्कीम आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले जो स्कीम है सेक्शन 44AD, ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिमिट है मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारा 44AD प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्चर, फ्रीलांसर एक्सेट्रा। इनको अगर ITR फाइलिंग करनी होती है तो इनको ITR 4 फाइल करनी होती है। ठीक है, और स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, इनके जो टर्नओवर लिमिट है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। नेक्स्ट है 44AE ट्रांसपोर्टर्स ओइंग अप टू 10 गुड्स एंड कैरेज। ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए है। ये तीनों फॉर्म जो है प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हु कैन नॉट फाइल ITR 4। ठीक है, अब ये ITR 4 कौन फाइल नहीं कर सकते, ये भी हम लोग देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस। अब कैपिटल गेंस क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मान लो आप शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, क्रिप्टो वगैरह में बिजनेस करते हैं और प्रॉपर्टी सेल परचेस करते हैं, तो ये आपका कैपिटल गेंस होता है। तो आप कैपिटल गेंस अगर आपका है तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, आपको ITR 3 फाइल करनी होगी। ठीक है, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। जैसे कि हमें पता है कि हमने भी पहले देखा था इससे पहले कि एक से ज़्यादा अगर हाउस हो, आपके हाउस है, तो आपको ITR 4 फाइल नहीं करना है, आपको ITR 3 फाइल कर सकते हैं या फिर 2 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मोर फॉरेन इनकम और फॉरेन असेट्स। फॉरेन इनकम, फॉरेन असेट्स के लिए अगर आपका है तो आपको ITR 3 ही फाइल करना है, 4 नहीं कर सकते। शेयर होल्डर इन अनलिस्टेड कंपनीज। अगर आपका अनलिस्टेड कंपनीज शेयर्स है तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ITR 3 करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि अनलिस्टेड कंपनीज क्या होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती है। ठीक है, टर्नओवर अबाउट 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर है, उसमें ब्रैकेट में दिया है 3 करोड़ इफ 95% डिजिटल फॉर 44AD। अगर आपका 44AD लेते हैं तो उसमें आपका जो टर्नओवर लिमिट है आपको 2 CR से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर ब्रैकेट में भी दिया आपको 3 CR से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? 3 CR अगर आप कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उसमें 95% आपका जो है डिजिटली होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपका 5% कैश एक्सेप्टेबल है एंड 95% आपका डिजिटल होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप क्या कर सकते हैं, 44AD कर सकते हैं फाइलिंग। पार्टनर इन अ फार्म। अगर कोई भी फार्म में पार्टनर है तो वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, ITR 3 फाइल करनी होगी उनको। ठीक है, एंड क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA 10QQ एंड 10QRRB।
ये सेक्शंस में जो भी फॉल करते हैं उनको ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, उनको ITR 3 फाइल करनी है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने बताया कि ये इसमें अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आपको ITR 4 नहीं 3 फाइल करनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, क्या देखते हैं, टर्नओवर लिमिट क्या है वो देख लेते हैं। 44 AD है, ठीक है। 44 AD में हमें स्मॉल बिजनेसेस कंसिडर होते, स्मॉल बिजनेसेस फॉल करता है, और 2 करोड़ का लिमिट है हमारा। जो 2 करोड़ का लिमिट है उसमें ब्रैकेट में दिया है 3 करोड़ इफ 95% डिजिटली, ठीक है। अगर 95% अगर आपने डिजिटल पेमेंट से ट्रांजेक्शन किया है तो आप 3 करोड़ तक टर्नओवर यूज ले सकते हैं। तीन मतलब 3 करोड़ तक का आपका टर्नओवर जा सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट सिर्फ 5% ही आपका कैश में ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा आपका ट्रांजेक्शन कैश में है तो आप फिर ITR 4 में 44 AD में नहीं जा सकते। नेक्स्ट है 44 ADA, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं। उसमें भी हमारा लिमिट दिया है 50 लाख, अप टू 50 लाख जिसका टर्नओवर है वो ITR 4 फाइल कर सकता है। प्रोफेशनल में जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्चर, फ्रीलांसर ये सारे फॉल करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप जो लिमिट है बढ़ा के दिया हुआ है 75 लाख तक का। बट कंडीशन ये है कि आपका जो 95% डिजिटली ट्रांजेक्शन होना चाहिए और 5% आपका कैश में होना चाहिए। 5% से ज़्यादा अगर आपका कैश में है तो आप ITR 44 AD एलिजिबल नहीं है, ठीक है। मतलब आपका जो टर्नओवर है वो क्रॉस हो जाएगा तो फिर आप फाइलिंग नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फाइलिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑफलाइन तरीके से फाइलिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो ऑफलाइन तरीके से फाइल करने से पहले हमें ये देखना है कि जो यूटिलिटी है, एक्सेल यूटिलिटी हमें इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड करनी होती है। डाउनलोड करने के बाद फिर उसमें हमें डिटेल्स फिल करना होता है। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ पे, इनकम टैक्स के पोर्टल में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड, लॉगिन करने से पहले आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में जाना है, ठीक है। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल हमारा 2 ही फॉर्म आया हुआ है, ITR 1 एंड ITR 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर देख लेना है। असेसमेंट ईयर कौन सा हमें फाइल करना है, 25 26 का ही करना है। अब हम कौन सा फाइलिंग करेंगे, जो फाइलिंग कर रहे हैं हम लोग ITR 4। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब आप क्लिक कर लेंगे यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपका जो फाइल होगा, ये जिप फाइल होता है, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो इसमें राइट क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके सामने एक फोल्डर आ जाएगा ITR 4 का। ये एक्सेल आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। इसमें हमें क्या करना है, डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये हमने ओपन कर लिया एक्सेल फाइल। अब हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे हमें डिटेल्स फिल करना होता है, ठीक है। आपके नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, परमानेंट अकाउंट नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। एड्रेस के बाद सारे डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो इनकम है आपके यहाँ पे फिल करना है। फिर एक एक करके फिल करने के बाद वैलिडेट करना होता है। ये जो डेटा है हमारा, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारे डेटा हमने मैनुअली फिल किया है। ये सारे अगर हम ऑनलाइन पोर्टल में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ से हम प्री फिल डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑनलाइन पोर्टल में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ई फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न एंड डाउनलोड प्री फिल डेटा है। तो प्री फिल डेटा करेंगे तो हमारा जो प्रोफाइल की डिटेल्स है सारा यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे JSON फाइल डाउनलोड हो जाएगा। वो सेम JSON फाइल हमें क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करेंगे तो हमारे सारे ये कॉन्टेक्ट नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सारे यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें आगे फिल करना, जैसे सिलेक्शन करना होता है, जैसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है वो सिलेक्शन करना होता है। और आपका अगर सैलरी है तो अदर्स में सिलेक्शन करेंगे। अगर आप आपकी सैलरी नहीं है, ओनली बिजनेस इनकम शो करना चाहते हैं तो नॉट एप्लीकेबल में आप सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये पॉपअप आ जाएगा, सिंस नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्टेड एज नॉट एप्लीकेबल, शेड्यूल सैलरी इज ग्रेड ऑफ। आपका जैसे सैलरी नहीं है तो आपका जो फील्ड है वो ग्रेड अप हो गया, मतलब ऑफ हो गया, ठीक है। आप सैलरी वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्शन सेक्शन चूज करना है, कौन से सेक्शन में हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रैग डाउन कर, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप देख सकते हो कि 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट। तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट हमें यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। और हमारा जो अभी का ड्यू डेट है, जैसे कि आपको पता है 31 जुलाई हमारा ड्यू डेट होता है। बट अभी कुछ
1.5 महीने की एक्सटेंड हुई है और 15 सितंबर तक हमारा जो ड्यू डेट है वो नॉन ऑडिट के केसेस में इंडिविजुअल के लिए कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सिलेक्शन हो गया। अब थर्ड हमें क्या करना है, यहाँ पे हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC फॉर ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रेजिम। क्या आपने असेसमेंट ईयर 24-25 में न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट किया था? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नहीं किया तो नो करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन जो हमारा है, डू यू विश टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रेजिम फॉर करंट असेसमेंट ईयर। क्या आप करंट असेसमेंट ईयर में आपको न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट करना है? जैसे कि बाय आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट ईयर से हमारा जो न्यू टैक्स रेजिम है बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है तो आपको क्या करना होता है, फॉर्म फाइल करना होता है 10 IEA एंड ये यहाँ पे यस करना होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना, डू यू विश टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रेजिम, तो हमें ऑप्ट आउट नहीं करना है, हमें क्या करना है, न्यू रेजिम में ही रहना है। अगर आप ऑप्ट आउट करेंगे न्यू रेजिम को तो आपको क्या करना है, अगर यस करेंगे यहाँ पे तो आपको ये डिटेल्स फिल करना होगा 10 IE के, जो कि डेट फिल करने यहाँ पे एंटर करना है एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ I10 फॉर्म 10 IE का डिटेल्स यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करना होगा। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड न्यू रेजिम में फाइलिंग करेंगे तो न्यू रेजिम यहाँ पे नो रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 7th प्रोविजन में, जैसे कि हमने बता लास्ट इससे पहले भी वीडियोस में बताया गया है कि कुछ कंडीशंस है इनकम टैक्स फाइलिंग करने की, वो सारी कंडीशन अगर आप में एप्लीकेबल है तो आप उस रीज़न से अगर फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। ठीक है, हम नो कर लेते, हमारे केस में नो है। एंड उसके बाद क्या है, वेदर दिस रिटर्न इज़ बीइंग फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। अगर कोई एसएससी फिल कर रहा है, आपका रिप्रेजेंटेटिव फिल कर रहा है एसएससी का, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। हमारे केस में नो ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा सैलरी के जो डिटेल्स है, जो फील्ड है वो ऑफ हो चुका है क्योंकि हमारा सिर्फ बिजनेस इनकम है। ठीक है, ये सारा हाइड हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हाउस प्रॉपर्टी के डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना है। अब हाउस प्रॉपर्टी के डिटेल्स में जैसे अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आपको यहाँ पे इनकम एंटर करना है। ठीक है, जो भी आपका रेंट वगैरह आपको रिसीव हुआ रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या फिर ड्रीम लेट आउट है, तीनों में से कोई भी जो भी सिलेक्शन आपका एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे सूटेबल हो सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में ये सेल्फ ऑक्यूपाइड ही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा, अगर आपका कोई रेंट में अरियर्स है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अदर सोर्स में जैसे कि हमें बताया था इनकम, जैसे यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल्स आ जाएगा, जैसे डिविडेंड हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको उसके इनकम यहाँ पे एंटर करना होता है। जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट ये हो गया, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स हो गया बैंक पोस्ट ऑफिस का, एंड इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। अगर इनकम टैक्स कौन सा वाला होता है, अगर आपको कोई लास्ट ईयर रिफंड मिला होगा तो रिफंड में क्या होता है, अगर सपोज आपका 50,000 रिफंड था, उसमें से इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको देती है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट भी देती है, तो ये इंटरेस्ट जो भी आपको मिला होगा वो आपको चेक करना होता है। ठीक है, वो चेक करने के बाद वो उसके इंटरेस्ट अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। ठीक है, तो हमारे केस में क्या है, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट है, तो हम सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट यहाँ पे एंटर कर दिया 2273, जो हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद ये डिटेल्स आपका जो भी एप्लीकेबल है वो आप एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड। ठीक है, हमारा जो हमारे केस में क्या है, जो डिविडेंड है तो डिविडेंड यहाँ पे एंटर कर लेंगे, 86 है हमारा डिविडेंड था, एंटर कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो डिडक्शंस का टेबल है, सारे डिडक्शन अनटैक्सेबल टोटल इनकम, एटीसी का हो गया या फिर एटीडी एन एटीई, ये सारा जो सेक्शन है ये ऑफ है। क्यों ऑफ है, क्योंकि हमने न्यू रिजिम सिलेक्शन किया है, तो ये सारे एलिजिबल आप नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि न्यू रिजिम में कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, एक्सेप्ट सैलरी में आपको 75,000 डिडक्शन मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। ठीक है, एंड ये सारे आपको एटीसी एटीडी ये सारे कुछ भी आपको नहीं मिलता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, हमने इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट एंड डिविडेंड एंटर कर लिया। ठीक है, इससे पहले अगर आपके पास आप वर्किंग प्रिपेयर कर लेंगे तो बेटर होगा, जैसे कि हमने वर्किंग भी प्रिपेयर कर चुका है, यहाँ पे वर्किंग प्रिपेयर किया है हमने, यहाँ पे कंपोजिशन बना लिया है। ठीक है, कंपोजिशन में आपको इस तरह का आपको फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर जो भी फाइल है आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जो फाइलिंग कर रहे हैं हम किस चीज़ का कर रहे हैं, बिजनेस इनकम का। आप प्रेजेंटली बिजनेस इनकम का हम 44 AD के हिसाब से करें, जैसे कि स्मॉल बिजनेस है तो हम
वो सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे। सबसे पहले हमारा इनकम एंड ग्रॉस रिसीट, तो ये जो अमाउंट है ये क्या है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे दूसरे शीट में आते हैं। जैसे कि हमारा बिजनेस है टोटल रिसीट बिजनेस, टोटल रिसीट डिजिटली एंड कैश का यहाँ पे हमने एंटर किया है भाई। डिजिटली हमने बिजनेस किया हुआ है 13,93,000 का हमने डिजिटली ट्रांजेक्शन किया हुआ है बिजनेस के लिए, एंड कैश में हमने 2,10,380 का ट्रांजेक्शन किया हुआ है। तो जो प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट का रेशियो है 41% जो हमारा डिजिटली ट्रांजेक्शन का किया है, एंड कैश में हमारा 53% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो टोटल प्रॉफिट है हमने यहाँ पे एंटर किया है 6,82,704। ठीक है, तो ये हमें प्रॉफिट वहाँ पे शो करना है हमारे कंपटीशन में। ठीक है, ऐसे कंपटीशन में यहाँ पे आने के बाद हमें टोटल यहाँ पे टोटल रिसीट कितना है 16,03,556 हमें यहाँ पे एंटर कर लिया। उसके बाद जो प्रॉफिट है हमारा यहाँ पे 682,704 हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, और जो रिमेनिंग है वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये हमारे, जैसे कि मैंने बताया आपको, अदर सोर्सेज का वहाँ पे एंटर करना होता है, बट उससे पहले हमें कंपटीशन में सारा वर्किंग जैसा प्रिपेयर कर लेना है। तो इनकम सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हमारा 2273 था, जितने भी अकाउंट है आपके बैंक अकाउंट वो सारे आपको ऐड करके यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, डिविडेंड हमने मिला था 868 का, ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। ठीक है, अब हमारा टोटल अमाउंट क्या होता है 6,85,844 टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, ये टोटल इनकम है हमारा। उसके बाद राउंड ऑफ करेंगे तो इसको 40 हो जाता है, 840 हो जाता है। अब 840 में अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हमने हमारा स्लैब क्या है इनकम टैक्स न्यू रिजिम का, 0 to 3 लैक्स में आपको कोई भी टैक्स नहीं है, 3 to 7 लैक्स में हमें 5% है, 7 to 10 हमें 10% है। तो इसी तरह स्लैब वाइज यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है। तो हमारा केस जो है उसमें कितना प्रॉफिट है हमारा टोटल 6,85,840, 6,85,840, 6,85,840 ये हमारा प्रॉफिट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे। तो टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले जीरो, आप जैसे कि हमें फर्स्ट स्लैब है हमारा 0 to 3 लैक्स में कोई भी टैक्स नहीं है, तो हम लोग क्या यहाँ क्या करेंगे 3 लैक्स का डिडक्शन कर देंगे, माइनस कर देंगे 3 लैक्स, और जो बैलेंस होगा 385,840, तो इसको हमें क्या करना है 5% निकालना है। 5% क्या होता है 19,292। ठीक है, तो 19,292 हमने यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, अब सेक्शन 87A में जैसे कि आपको पता है कि डिडक्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे 25,000 तक का रिबेट दिया हुआ है 87A में। तो हम अभी हमारा कितना टैक्स बन रहा है 19,000, तो ये पूरा का पूरा रिबेट में आ जाएगा। ठीक है, हमने कंपटीशन प्रिपेयर कर लिया। अगर आपका कोई TDS है तो TDS हमें यहाँ पे एंटर करना होता है। TDS एंटर कर, समझो हमारा 50,000 TDS है, तो TDS हमें क्या होगा बाद में कोई भी टैक्स नहीं बनता है, टैक्स नहीं बनता तो हमें टोटल रिफंड होगा 50,000 जो है रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमने कंपटीशन प्रिपेयर कर लिया। अब कंपटीशन प्रिपेयर करने के बाद जो बाकी हमारे एक्सेल में डिटेल्स है वो सारे फिल करने होते हैं। ये हमें क्या कर, पहले डिटेल्स हमने फिल कर लिया, नेक्स्ट शीट में हम लोग जाते हैं। उससे पहले हमें क्या करना होता है यहाँ पे वैलिडेट करना होता है। वैलिडेट कर लेंगे, शीट इनकम डिटेल्स इज ओके, तो ओके कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बिजनेस के डिटेल्स एंटर करना है। जैसे कि आपको बिजनेस के नेम है, जो भी आपका बिजनेस का नेम है वहाँ पे एंटर करना है, अदरवाइज आपका खुद पर्सन का खुद का नेम यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिजनेस के कोड एंटर करना है, जो भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है जो भी आपका बिजनेस है। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल्स में लिखना है। तो जैसे कि ये हमारा केस में लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, तो यहाँ पे हम लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर लिख रहे हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ग्रॉस टर्नओवर, जो हमारा इनकम के डिटेल्स है यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, सबसे पहले है ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट। ये टोटल ग्रॉस टर्नओवर जो हमारा है कितना है टोटल 16,03,556। ठीक है, बट इसमें हमें क्या है कैश एंड डिजिटली दोनों मेंशन है, बट हमें यहाँ पे बाइफिकेट करके डालना है। फर्स्ट वाला जो है हमारा थ्रू अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, तो फर्स्ट वाला हमारा जो डिजिटली ट्रांजेक्शन किया उसका डिटेल्स है। तो हम यहाँ पे सेकंड शीट में आ जाते हैं। इसमें हमने डिजिटली कितना रिसीट किया था 13,91,76। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कैश में हमने कितना रिसीट किया था टोटल
एंटर कर लिया। अब हमें प्रॉफिट मेंशन करना है। तो प्रॉफिट हमें हमेशा आपको याद रखना है कि अगर आपका डिजिटल आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें मिनिमम आपका 6% प्रॉफिट होना चाहिए, और कैश में आप डील करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको अकाउंट ऑडिट करना पड़ता है। ठीक है। सबसे और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि हमने ITR 4 हम लोग की फाइलिंग करते हैं और अप्रोक्स परसेंटेज क्यों हम लोग डालते हैं, क्योंकि 2 करोड़ तो का जो भी हमने बताया था कि हमारा जो ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो हम लोग अप टू 2 CR तक हम लोग क्या कर सकते हैं, 44 AD में ITR 4 में हम लोग फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर 2 CR से ज़्यादा रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ITR 3 चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज ITR 4 में आपको एक प्रॉफिट के परसेंटेज के बेस में आप फाइलिंग नहीं कर सकते। तो अभी हमें मिनिमम 6% हमें प्रॉफिट यहाँ पे डिजिटल का दिखाना पड़ रहा है। तो डिजिटल में हम कितना प्रॉफिट है, 41% का प्रॉफिट। तो 41% का जो ये अमाउंट है हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमने कैश में कितना परसेंट अर्न किया, तो हमें कैश वाला यहाँ पे अमाउंट एंटर कर लेते हैं। ठीक है। 6,82,704 ये हमारी टोटल इनकम है हमारा। अब नेक्स्ट हमारा क्या, हमें क्या फिल करना है, 44 AD हमारा नहीं है, सिर्फ 44 AD ही AD है, 44 AD है। जैसे AD है जो है, जैसे कि मैंने बताया था आपको प्रोफेशनल्स के लिए होता है, वो हमारा इसमें प्रोफेशनल्स का सर्विस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे आते हैं। ठीक है। उसके बाद 44 AD भी नहीं हुआ, उसके नेक्स्ट है हमारा 44 AE भी नहीं है हमारे पास केस में। उसके बाद है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिपोर्टेड फॉर GST। अगर आपके पास GST है तो GST में आपने क्या सेल किया, सारा आपको जो टोटल टैक्सेबल आपको आपने फाइलिंग किया होगा, तो सारा आपको GST नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है पूरे ईयर का आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स जो भी आपके डिटेल्स हैं यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि हमारे केस में क्रेडिटर्स के 22,560 रुपीज़ बैलेंस है, एंड डेटर्स के क्लाइंट से हमको रिसीवेबल है 48,669, एंड बैंक बैलेंस हमारा है 1,74,000, जो कि हम स्टेटमेंट निकालेंगे बैंक स्टेटमेंट, उसमें 31 मार्च का जो बैलेंस है आपको यहाँ पे एंटर करना होता है सारे। ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश में आपके पास कितने कैश हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। ठीक है। ये आपको वैलिडेट करना है शीट। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्लीज़ वेरीफाई 10 डिटेल्स एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल इन फॉर्म 16। तो आपको जो भी आपका 10 फॉर्म 16 या 26 ऐसे उसके डिटेल्स शो हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है उसके डिटेल्स। से 10 नंबर हो गया, नेम ऑफ एम्प्लॉयर हो गया, अंडर इनकम अंडर सैलरी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है। कितना इनकम है, कितना टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है, यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है। उसके बाद वैलिडेट कर देना, वैलिडेट करके फिर नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट में आने के बाद आपको फिर सेम आपका एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर बनता है। ठीक है। एग्जांपल के लिए अभी हम ये स्किप करते हैं। नेक्स्ट जब जाएंगे लास्ट में टैक्स कैलकुलेट करेंगे, आपका जो टैक्स बनेगा वो टैक्स के डिटेल्स BSR कोड हो गया, डिपॉजिट डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर हो गया, अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर करना है। एग्जाम्पल के लिए आपका 10,000 आपका टैक्स बनता है लास्ट में। ठीक है। तो आपको क्या करना है, टैक्स पे करने के बाद उसकी डिटेल्स यहाँ पे चालान के यहाँ पे एंटर करना होता है, फिर वैलिडेट करेंगे, फिर नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका अगर TCS है, TCS का डिटेल्स यहाँ पे सेम आपको एंटर करना है एंड वैलिडेट करके नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट में आने के बाद अगर आपको टैक्स पे करने आता है, टैक्स पे आपको यहाँ पे शो होगा टोटल टैक्स कितना है, टोटल अमाउंट पेबल कितना है। अगर आपका रिफंड निकलता है तो आपको रिफंड कितना निकल रहा है आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्प्ट इनकम अगर आपको रिपोर्ट करना है एग्रीकल्चर के केस में लेस देन 5,000, तो आपको ITR 3 फाइल करना है, इनकम विच इज नो टैक्स पेबल। ठीक है। अब हमारे केस में ऐसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नॉट चार्जेबल टू इनकम। जैसे कि हमने बताया था कि प्रीवियसली हम लोग क्या करते थे, ITR 3 में लॉन्ग टर्म कैपिटल के डिटेल्स फिल करते थे, बट अभी न्यूली क्या हुआ, ITR 4 में इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल का डिटेल्स यहाँ पे डाला हुआ है। बट कौन से जब जितना आप एग्जाम्प्ट है, प्रीवियसली क्या होता था इसमें 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल में एग्जाम था, बट अभी 1,25,000 तक एग्जामेशन दिया हुआ है। ठीक है। तो जो भी कॉस्ट आपने परचेज किया, जितने भी अमाउंट में आपने परचेज किया था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और जितने अमाउंट में आपने सेल किया था
वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो आपका प्रॉफिट आप जो भी है लॉन्ग टर्म कैपिटल का कितना गेन हुआ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और उस इसमें आपको टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो भी आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स है, आपको यहाँ पे एंटर करना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे दो दिया हुआ है, आपको अगर ऐड करनी है तो ऐड रो करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमारे केस में एक ही बैंक डिटेल्स है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक डिटेल्स कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले IFSC कोड एंटर कर लेते हैं एंड अकाउंट नंबर एंटर कर लेते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट अगर सिलेक्शन करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट है। ठीक है, सेलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट। आपको मिनिमम एक अकाउंट तो क्रिएट टिक करना पड़ेगा, जो भी अगर रिफंड है तो, अदरवाइज़ ये वैलिडेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा केस क्या होगा, नेम हमारा हो गया, इसमें नेम आ गया, सेल्फ सिलेक्शन करना है एंड देन पेन नंबर, फिर प्लेस में जो भी आपका प्लेस है आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, ये होने के बाद हमें क्या करना है, वापस से वैलिडेट करना है। शीट टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन इज ओके। ठीक है, वेरिफिकेशन हो गया। अब क्या करना होता है हमें, सारा शीट वेरीफाइड होने के बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स करना पड़ता है। जब हम लोग कैलकुलेट टैक्स करेंगे तो हमें लास्ट में हमें टैक्स दिखेगा अगर आपको टैक्स पेएबल है, अदरवाइज़ यहाँ पे इनकम डिटेल्स में हम लास्ट में आएंगे नीचे, तो आपके टोटल इनकम कितना है, 685,585। ठीक है, 685 हमने प्रिपेयर किया था, 685,585 685,58545। ठीक है, सेम हमें यहाँ पे लास्ट में राउंड अप हो गया, 40 आ गया, तो 40 में हमने यहाँ पे 40 डाल दिया। अब टैक्स कितना बन रहा था हमारा, 19,292। यहाँ पे भी सेम 19,292 कैलकुलेट हुआ है और रिबेट दे दिया हमें कितना, 19,299 का। ठीक है, तो हमें कोई भी टैक्स पे करने नहीं है। अगर टैक्स पे करने आता तो आपको लास्ट वाले शीट में टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आपको क्या होता, टैक्स पे करने के लिए शो करता। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे IT डिटेल्स में हमें BSR कोड, चालान डिटेल्स एंड डेट ऑफ चालान अमाउंट यहाँ पे एंटर करके वैलिडेट करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो आपका टैक्स पेएबल था वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एंड आपको कैलकुलेट करने के बाद ऊपर आपको जनरेट JSN फाइल करना होता है। ठीक, अब वापस से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट टैक्स करेंगे। कैलकुलेट टैक्स करने के बाद फिर से अगर कोई टैक्स बनता है तो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो जनरेट जेसन फाइल करने से पहले हमें से वहाँ पे आपको लास्ट वाले टैब में देख लेना है शीट में कि यहाँ पे कोई टैक्स पेएबल तो नहीं है या फिर कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करने, जनरेट जेसन करेंगे। प्लीज़ आंसर टू क्लिक कैलकुलेट टैक्स बटन बिफोर जनरेटिंग जेसन। ओके, ठीक है, अभी कैलकुलेट टैक्स वापस से करेंगे, उसके बाद जेसन पे जनरेट करेंगे। जेसन जनरेट हमारा हो चुका है। जेसन इज सेव्ड इन पाथ, ये पाथ में हमारा जेसन सेव हुआ है। प्लीज़ अपलोड द रिटर्न जेसन इन बिलो लिंक। टू अपलोड जेसन फाइल इनकम टैक्स में लॉगिन करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जेसन फाइल हमारा अपलोड करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना है, सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, करंट ईयर। ठीक है, करंट असेसमेंट ईयर ऑनलाइन या ऑफलाइन। फिलहाल के लिए हम लोग ऑफलाइन यूटिलिटी से कर रहे हैं तो ऑफलाइन चूज़ करेंगे। फाइलिंग टाइप चूज़ करेंगे, ओरिजिनल रिटर्न है, रिवाइज रिटर्न नहीं है हमारा, ओरिजिनल रिटर्न चूज़ किया। आई यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44A अगर आपका ऑडिटेड है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। नो करेंगे, फॉर्म सिलेक्शन करेंगे कौन सा है, ITR 4 हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। अब हम यहाँ पे जो एक्सेल से JSN फाइल जनरेट किया था, सेम JSN फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद अब वैलिडेशन होगा। वैलिडेशन के बाद हमें अदर OTP जनरेट करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा ITR 4 फाइलिंग करने का तरीका, जो कि हमने बहुत ही इजी तरीके से कोशिश किया समझाने का आपको। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।